नमस्कार, मैं हूं ललित सिंह और आप देख रहे हैं खबर पंच का खास पॉडकास्ट। आज बात जोधपुर के महिला कांग्रेस की कमान की। पार्षद से वो जिलाध्यक्ष बने और उसके बाद सीधे विधायक। सत्ता संगठन की तमाम जानकारी, पुराना अनुभव। आज हमारे साथ हैं जोधपुर कांग्रेस की पूर्व विधायक मनीषा पंवार जी। स्वागत है आपका खबर पंच के इस खास पॉडकास्ट में। मनीषा जी, जोधपुर कांग्रेस की महिला कमान की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम आपके आता है। आप बहुत पुराना अनुभव कांग्रेस के पार्षद का भी है, महिला जिलाध्यक्ष भी काफी टाइम से रही हैं आप, और उसके बाद सीधे विधायक। तो ये जो सफर रहा है, इस सफर को आप कैसे देखती हैं? विधायक तक का सफर जो आपने तय किया है, आपने सोचा था कभी आप विधायक बन जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी जोधपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को नमस्कार करती हूँ। नया साल आ रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्रिसमस की बधाई, शुभकामनाएं। जो सफ़र था वो बड़ा आनंदमय, सुखद और शानदार रहा। 2004 में जब मेरे वार्ड से सरदारपुरा विधानसभा, सूरसागर विधानसभा का वार्ड था, और उस समय जब महिला ओबीसी का टिकट आया तो मेरे ससुर जी की तरफ से पहला न्योता आया कि पढ़ी लिखी लड़की है और चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे पिता राम सिंह जी आर्य, जो आर्य समाज से बिलोंग करते थे, स्वामी अग्निवेश जी के साथ उन्होंने काम किया और समाज सुधारक के रूप में काम करते थे। और पिछले अपने विद्यार्थी जीवन में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के साथ भी रहे, और जब कांग्रेस और आर्य समाज की विचारधारा एक रही है, क्योंकि आर्य समाज से ही कांग्रेस निकली है, आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक बात करें तो जब विचारधारा मिलती है तो आपस में प्रेम भी बढ़ता है, और सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों की लड़ाई भी उन्होंने साथ लड़ी। तो मेरा झुकाव भी शुरू से परिवार में देखा था तो कांग्रेस की तरफ था। और 2004 से जब मैंने पार्षद से शुरुआत की, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने टिकट दिया, मैं जीती, और उस दिन से जब सफर शुरू हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार उसी दिन से, जैसे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कहते हैं कि राजनीति का दूसरा नाम सेवा है, मैं उसी को लेकर चली और उसी तर्ज पर जनता की सेवा करती रही। और उसके बाद जब संगठन की बात आई तो पहले मैं यूथ कांग्रेस की महामंत्री बनी जोधपुर की। यूथ कांग्रेस में काम किया, संगठन का अनुभव लिया, और उसके बाद महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तब मैंने संगठन को बहुत अच्छे से जाना, पहचाना। पूरे जोधपुर शहर में, चाहे वो सरदारपुरा विधानसभा हो, शहर हो, सूरसागर हो, महिलाओं को जोड़ा। एक एक वार्ड, एक एक गली गए, महिलाओं पर क्या काम कर सकते हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से कांग्रेस में महिलाओं को जोड़ सकते हैं। और उस समय जब सरकार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की थी तो महिलाओं की योजनाओं को कैसे उनका लाभ दिया जा सकता है, ये सारा काम किया। और ये काम करते करते जब 2018 का चुनाव आया विधानसभा का, तब ओबीसी की एक मांग बढ़ रही थी कि एक ओबीसी को आगे लाना चाहिए, और अगर महिला चेहरा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शायद ईश्वर को मंजूर था और पापा का पूरा आशीर्वाद था, पिता राम सिंह जी आर्य का, और गहलोत साहब ने एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मुझे देखा और 2018 का विधानसभा का टिकट दिया। और जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं जीती और विधानसभा पहुंची। अच्छा, 2018 की चुनाव पे आते हैं। इससे पहले प्रदेश में एक एनकाउंटर बहुत चर्चित रहा, आनंदपाल का एनकाउंटर बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, और उसको लेकर खास तौर पर राजपूत समाज और रावड़ा राजपूत समाज एक हुए, उन्होंने लंबा आंदोलन किया। उसके बाद चूंकि जोधपुर शहर विधानसभा सीट से आप विधायक बनी थी, उस सीट पे एक धारणा है कि वो सीट जो थी वो ओसवाल समाज की सीट थी, वहाँ पे उनका वर्चस्व था, उनके वोट ज़्यादा थे, ये धारणा थी। लेकिन ओबीसी का कार्ड अशोक गहलोत साहब ने खेला, और आप उसको कैसे देखती हैं कि वो जो कार्ड, ओबीसी कार्ड था, पूरा ओबीसी वर्ग आपके साथ जुड़ा, समाज तो जुड़ा ही था आपके साथ, तो उस जीत को कैसे देखती हैं? वो जीत कैसे मिली आपको? आपको क्या लगता है कि 2018 की जो जीत थी वो कांग्रेस की जीत तो थी, लेकिन साथ साथ में तमाम ओबीसी वर्ग आपके साथ जुड़ा था? देखिए, ये अशोक गहलोत ने ही पहचाना, जो कार्यकर्ताओं का हमेशा सहयोग करते हैं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं, कि अगर ओबीसी वर्ग आएगा, बड़ा वर्ग आएगा मेरे साथ, और वो हमेशा ओबीसी वर्ग से खुद आते हैं, स्वयं आते हैं, और जब ओबीसी वर्ग एक हो जाएगा तो जरूर अच्छे रिजल्ट आएंगे। और एक महिला होने के नाते, और
जब आनंद पाल जी का एनकाउंटर हुआ तो उसमें सभी रावणा राजपूत समाज ही नहीं, सभी कई समाज इकट्ठे हुए का सहयोग किया कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने जब वो सत्ता में थी किस प्रकार से एक आनंद पाल जी का जो एनकाउंटर किया, सारा समाज, चाहे रावणा राजपूतों की बात करें चाहे राजपूतों की बात करें, बीजेपी सरकार के प्रति गुस्सा भी थी क्योंकि गलत तरीके से एनकाउंटर हुआ। अच्छा, और उसके बाद पहली बार राजपूत समाज जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा। हाँ, और उनका जब सहयोग, क्योंकि दोनों आपस में परस्पर सहयोग करते हैं, तो उस सहयोग से एक अच्छा रिजल्ट आया और ओबीसी समाज से पहली बार जोधपुर शहर की एक महिला को टिकट मिला, तो सभी ओबीसी ग्रुप भी साथ आए, सभी कार्यकर्ता भी जुटे और जीत मिली। अच्छा, उस समय आपके पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे भी बहुत अच्छे संपर्क थे, बहुत अच्छा आशीर्वाद था मेरे पे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था उस जीत में, क्योंकि वो हर वर्ग से जुड़े थे। सामाजिक सरोकार में उनका बहुत लंबा कार्यक्रम रहा है, तो आपको लगता है कि उनका भी एक अहम रोल है आपकी जीत? बिल्कुल, वो तो मानती हूँ मैं, क्योंकि वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। उनका काम ही जो लोग परेशान हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो लोगों तक जो काम नहीं पहुंच पा रहा है, और सभी सामाजिक संगठनों से, हम केवल रावणा राजपूतों की बात नहीं करेंगे, हम केवल जनरल की बात नहीं करेंगे, चाहे वो ओसवाल हो, चाहे वो रावणा राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से आता हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, पिता राम सिंह जी आर्य उनसे जुड़े हुए थे, उनके परेशानियों में काम आते थे, और एक लंबा सफर उन्होंने इन सब के साथ तय किया था। और वो सभी संगठनों से जुड़े होने के कारण मेरे ऊपर उन सभी लोगों का आशीर्वाद रहा और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जीत में, और मैं विधानसभा तक पहुंच पाई। विधानसभा पहुंचे आप 2018 से 2023 की अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि जोधपुर के सीएम थे अशोक गहलोत साहब, और उस दौरान आप शहर विधानसभा से विधायक थी, क्या उस समय आपको लगता है कि ये काम मेरे कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे रहे जो आज भी ऐतिहासिक? देखिए, मैं बहुत सारे काम आप लोगों को गिना सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो जोधपुर का होना, उसके बाद जोधपुर का मुख्यमंत्री होना, और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से विकास को ध्यान में रखते हैं, और जोधपुर में तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से विकास की गंगा बही। मैं आपको बाईजी तालाब का सबसे बड़ा उदाहरण बताती हूँ कि जहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ था और बरसों से लोग परेशान थे, तो हम लोगों ने बाईजी तालाब का सौंदर्यीकरण जिस तरीके से हुआ, किसी से छुपा नहीं है। शहर की बात करें अंदर की, तो उसमें सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण करना नवचौकिया में, जो शहर से जब किसी को परेशानी होती है, चाहे हम हार्ट अटैक की बात करें, चाहे किसी इससे को, याद आया, आपने बनाया लेकिन आज तक सरकार उसको शुरू नहीं कर पा रही है। तो इतना बड़ा शहर को एक सैटेलाइट अस्पताल दिया, 21 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, लेकिन आज वो शुरू नहीं हो पाया है। हम कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में, जहां लोग अहमदाबाद जाते थे, बीकानेर जाते थे, तो कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। हम बात करें इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी, और एक और शहर विधानसभा में गांधी वाटिका का निर्माण हम लोगों ने किया। कोरोना काल में जिस तरह लोग ऑक्सीजन की तरफ भाग रहे थे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गहलोत साहब ने हर एक विधानसभा में एक एक गांधी वाटिका दी। तो वो भी मेरी विधानसभा में हम बात कर सकते हैं, एमजीएच हॉस्पिटल के सामने एक गांधी वाटिका बनी। और इसके साथ साथ बाईजी तालाब हुआ, कैंसर इंस्टीट्यूट हुआ, सैटेलाइट अस्पताल हुआ, रेजिडेंसी हॉस्पिटलों को हमने तैयार करवाया। तो ये सारे निर्माण 5 साल में हम लोगों ने किए। और भीतरी शहर में जो निर्माण हुआ, पत्थर की सड़क बनना, जो पुराना हमारा इतिहास रहा है, हमारी हिस्ट्री रही है कि जैसे घंटाघर में जो पत्थर के सड़कें थी, वो हम पुनः लेकर आए। और जो पुराना ब्लू सिटी के नाम से हमारा जोधपुर जाने जाना था, तो नगर निगम के माध्यम से वहां ब्लू सभी घरों को रंगवाना और उस पर कारीगरी करना, ताकि जो बाहर के पर्यटक आ रहे हैं वो देख सके कि हमारा जोधपुर कैसा है और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, 2018 का परिणाम 2023 में रिपीट नहीं हो पाया, क्या कमी रह गई? कभी आत्मचिंतन किया होगा, आपने मनन किया होगा कि क्या कमी रही कि आप 2023 में चुनाव जीत नहीं पाए? देखिए, 5 साल तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही, योजनाओं की कोई कमी नहीं रही, चाहे हम किसी भी तरह की बात करें, मुफ्त बिजली की बात करें, मुफ्त राशन की बात करें, महिलाओं को फोन दिया, बालिकाओं को साइकिल वितरण हुआ, लैपटॉप हुआ, और कई बड़ी बड़ी योजनाएं थी। चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना थी। लेकिन कई अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती है, और राजस्थान में अमूमन ये रही है परंपरा कि एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी सरकार। और इस बार तो योजनाएं होते हुए, काम करते हुए भी कई पश्चिमी राजस्थान के विधायक हार गए, और कई कारण रहे, ना कि एक कारण रहा मेरा हारना,
बल्कि कई अलग अलग तरह के कारण रहे जिससे हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। अच्छा, 2023 के जो चुनाव की बात करते हैं, कैंपेनिंग के दौरान ऐसे कई रूमर्स भी फैले। ये कहा गया कि समाज आपके साथ नहीं है, आपने समाज के काम नहीं किए। कुछ लोगों ने कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे। तो आपको लगता है कि आप कुछ वर्गों को नहीं साध पाए या अपने ही समाज को नहीं साध पाए? ऐसी रूमर्स जो हैं, आप उन पे क्या कहेंगे कि ऐसी बातें चली थी उस समय? नहीं, देखिए, परिवार जहाँ होता है वहाँ बर्तन खटकते हैं। परिवार के लोग थे, मैं उनके परिवार की थी, तो वो मुझे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। लेकिन पूरा रावणा राजपूत समाज मेरे साथ खड़ा था। आज अगर हम वोटों को देखें, बूथ वाइज जाए, तो जहां जहां रावणा राजपूत है उनका पूरा का पूरा वोट मुझे मिला है। और कई समाज, कई दूसरे लोग भी, लेकिन कहेंगे तो अपने लोगों को ही। उन्होंने मुझे कहा भी, मैंने सुना भी, उनकी समस्याएं भी खत्म करी, उनका रूठना रूठाना भी हमने खत्म किया और पूरे लोग साथ आए। बस वही बात है कि राजस्थान में कभी एक बार बीजेपी की सरकार रही, एक बार कांग्रेस की सरकार रही, इस कारण सत्ता में नहीं आ पाए। अच्छा, 2007 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक 15 दिवसीय कैंप लगा था दिल्ली में। आप भी उस कैंप में थी। उस अनुभव को कैसे देखती हैं? आप क्या ट्रेनिंग आपने की थी और उसके बाद उस ट्रेनिंग का लाभ कितना मिला आपको? देखिए, 2007 में मैं पार्षद थी, तब एक राहुल ब्रिगेड बनी थी पहली बार कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए कांग्रेस से। तो उसमें हमारे राजस्थान के 75 लोगों को मीनाक्षी नटराजन जी ने इंटरव्यू के माध्यम से चुना था। गहलोत साहब का आशीर्वाद रहा, तो हम भी उस समय दिल्ली 15 दिन की राहुल ब्रिगेड की ट्रेनिंग में गए थे। तो उसमें कांग्रेस को समझने का मौका मिला, कांग्रेस ने किस तरीके से देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने ऐसी क्या व्यवस्थाएं दी जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, कांग्रेस ने 70 सालों तक क्या किया, नेहरू जी ने क्या योगदान दिया, आईआईटी बनाई, एम्स बनाए। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी आई तब उन्होंने आयरन लेडी के रूप में जाना गया, तब एक नया बांग्लादेश खड़ा कर दिया उन्होंने। वो हमेशा एक लोह पुरुष के रूप में रही है, आयरन लेडी के रूप में रही है। फिर राजीव गांधी जी जिस तरीके से आए, उन्होंने 18 वर्ष तक युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, फोन लाए, कंप्यूटर लाए। इस तरीके से जो कांग्रेस ने किया और कांग्रेस को घर घर तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, गांव गांव किस तरह पहुंचा सकते हैं, ये ट्रेनिंग मिली। उस ट्रेनिंग का हमें ये फायदा मिला कि आज भी कई ट्रेनिंगों में, न केवल दिल्ली बल्कि कभी हैदराबाद की ट्रेनिंगों में, कभी राजस्थान में कई ट्रेनिंग हुई, उसमें भी मैं गई हूँ। कांग्रेस को जब समझा जाता है तो उसके काम करने में आसानी मिलती है और वरिष्ठों को भी लगता है कि ये एक अच्छी कार्यकर्ता है, इसको आगे मौका मिलना चाहिए। अच्छा, वापस जोधपुर पे आते हैं। नगर निगम के चुनाव सामने आने वाले हैं। नगर निगम चुनाव में चूंकि आप महिला जिला अध्यक्ष भी फिलहाल है और पूर्व है, बड़ा चैलेंज आपके सामने भी है। आपको भी वापस विपक्ष के नाते मुद्दों को उठाना पड़ेगा। पहले 2 नगर निगम थे जो अशोक गहलोत जी ने बनाए थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। अब एक नगर निगम जोधपुर में है। क्या आप मानते हैं कि जो वर्तमान की सरकार 2 साल पूरे हो चुके हैं, वो तमाम प्रचार प्रसार में लगे हैं, उनके पास हाईटेक तकनीक से काम कर रहे हैं, उसको किस तरह चुनौती देंगी? आपको लगता है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में राजस्थान सरकार जो है वो नगर निकाय चुनाव जीत पाएगी या आप एक इतिहास दोहराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि परिसीमन होने के बाद 2 नगर निगम के बाद 1 नगर निगम हो गया। परिस्थितियां अलग होगी, चैलेंजेस अलग होंगे, लेकिन जिस तरीके से 2 साल राजस्थान सरकार के रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि कुछ काम हुआ, धरातल पे कुछ काम हुआ। एक भी बड़ी कोई योजना आई अच्छी काम करने के लिए, जोधपुर में कोई बड़ी योजना आई युवाओं के लिए आई, या कोई हॉस्पिटल में कोई बड़ी योजना आई, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी योजना है। भले ये टीवी के माध्यम से चौराहे पर अपनी सफलता बता रहे हैं, केवल नाम करने, परिवर्तन करने को हम सफलता नहीं कह सकते। सफलता वो होती है कि कुछ ठोस काम किया जाए। कोई ठोस काम नहीं है। आप देखिए, गंदगी के ढेर पड़े हैं, सीवरेज बह रही है, किसी प्रकार का कोई नगर निगम में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सीमांची गेट पर क्या हो रहा है, खुद इनके विधायक धरने पर बैठने उतारू है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं खुद धरने पर बैठाऊंगा। विधायक खुद मीडिया के माध्यम से मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि साहब, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम होता है। और जबकि वो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी शहर के विधायक ये कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है। और उनके नीचे दूसरी तस्वीर में जब नाले बह रहे हैं, सड़कें टूटी नजर आ रही है, तो कहां विकास नजर आ रहा है? हम आम जनता की तकलीफों को चुनेंगे, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और जरूर जीत कर आएंगे। अच्छा मनीषा जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप विपक्ष में हैं,
अभी राजस्थान में पिछले 2 साल से कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका में है। जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था बहुत बदहाल स्थिति में है, चाहे तमाम वीडियोज़ सामने आए मारपीट के, लगातार चाकू से हमला हो रहा है। पुलिस जो है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल या निशान लगे हैं। अधिवक्ताओं के साथ अभी थाने में जिस तरह व्यवहार हुआ, आपको लगता है कि जब विधायक ही ये कहता है कि मैं अब धरना दूँगा, तो कानून व्यवस्था को लेकर एक विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए थी कांग्रेस को, वो नहीं निभा पाए। क्या वास्तव में अब जो समय बचा है, विपक्ष एकजुट होकर, क्योंकि इससे पहले जब जिलाध्यक्ष आए थे ओमकार जी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ सारे लोग हैं, अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आपको लगता है कि अब तमाम कांग्रेस के तमाम लोग एक होके इस सरकार से संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस हमेशा एकजुट रही है और अब भी एकजुट है, और आदरणीय ओमकार जी के नेतृत्व में और संगठित होकर किस तरीके से विपक्ष की भूमिका हम निभा सकते हैं। देखिए, कल भी जिस तरीके से शिवांची गेट में 2-3 दिन से चल रहा है, उसका भी आज ज्ञापन हम देकर आए। लगातार धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और ये बहुत सोच समझने की विषय है कि जब सत्ता के विधायक कानून से परेशान हैं, तो आम जनता का क्या हाल रहा होगा। हम सब लोग संगठित होकर इस कानून लचीली जो कानून व्यवस्था है, जहां जगह जगह कहाँ चाकू चल रहा है, कहीं चोरियां हो रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, उस पे हम जरूर संगठित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देके कि आप व्यवस्थाएं सुधारो। पहले भी हमने ज्ञापन दिया और अब भी एकजुट होकर हम काम करेंगे। आप शहर विधानसभा जाती हैं, अतुल बंसाली जी आपसे 50,000 से समथिंग वोटों से जीते हैं। 2 साल की उनकी क्या उपलब्धि मानते हैं और क्या उनकी कमियां मानते हैं? पहले मैं बताऊं आपको कि वो 12,000 कुछ वोटों से जीते, और आप उपलब्धि खुद ही आप देखिए क्या उपलब्धि है। अगर आपके यहाँ कई प्रकार का कोई हॉस्पिटल का कोई काम किया हो, कोई स्कूल की नई व्यवस्था करी हो, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल हटाने में तुले हुए हैं। आम जनता को जो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी, उसको हटाने पे जुटे हुए हैं। उनका खुद का वक्तव्य मैंने सुना कि 2002 के बाद शहर विधानसभा में कहीं सड़क नहीं बनी। अरे भाई, 2002 के बाद तो आपके चाचा थे, कैलाश जी बंसाली विधायक रहे। इसका मतलब कैलाश जी बंसाली ने कोई काम नहीं किया, आप स्वयं ये निर्णय दे रहे हैं, स्वयं मान रहे हैं। तो फिर काय का विकास? 2 साल में क्या विकास हुआ? केवल फीते काटने से या पत्थर लगाने से विकास नहीं होगा। विकास तभी होगा जब आप कुछ ढंग की योजनाएं लेकर आएंगे। झूठ पे राजनीति नहीं चलती है और झूठ पे योजनाएं नहीं बनती है। अच्छा, एक अफवाह और एक चर्चा शहर में यह भी है कि मनीषा पंवार जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई मकान बनाए हैं, शास्त्री नगर में उनके बंगले हैं। उम्मीद हेरिटेज की बात होती है कि वहां पे उन्होंने अपना बंगला बना लिया है। क्या वाकई आपने बंगले बनाए हैं क्या? देखो, ये तो सब अफवाहें हैं, मिथ्या बातें हैं। और मुख्यमंत्री जी भी एक बात कहते हैं कि राजनीति में अफवाहें गर्म रहती है। तो मैं सभी मेरे दोस्तों से, मेरे परिवारों से, मेरे सभी जोधपुर वासियों से निवेदन करूंगी कि अभी आपकी ये जो बहन, आपकी बेटी बहुत साधारण कार्यकर्ता है, अभी वही नेहरू कॉलोनी में रह रही है। मेरा कहीं कोई मकान नहीं है, आप मुझसे मिलने वही नेहरू कॉलोनी में आते हैं। ये राजनीति में जब कोई चीज नहीं मिलती है, कोई गलत चीजें, तो मिथ्या बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जाती है, और विपक्ष का काम है मिथ्या गलत बातें करना, और वो करते रहते हैं। जो महाराणी कहता ना, अरे मकान बना लिया और उम्मीद हेरिटेज में आने ठा नहीं है। तो मैं तो कहूँ, जिन्हें कहना चाबी है वो मन लान दे दे। चलिए वापस आते हैं, राजस्थान कांग्रेस की बात करते हैं। तो 2 चेहरों की चर्चा लंबे समय से होती रही है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। आपको क्या लगता है कि दोनों चेहरों में से 2028 का जो चुनाव आएगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये तो हाईकमान तय करेंगे किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजस्थान की मनीषा पंवार विधायक, कांग्रेस की महिला, उनको क्या लगता है कि अशोक गहलोत सत्ता ला सकते हैं या सचिन पायलट? देखिए, जब तक आपने जिस तरह पूर्व में कहा कि सभी जोधपुर के वरिष्ठ लोग मिलेंगे तब सत्ता आएगी नगर निगम की, तो मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि अशोक गहलोत बहुत वरिष्ठ हैं, उनका अनुभव बड़ा है। सचिन पायलट यंग है, उनमें ताजगी है, उनमें दौड़ने का रुतबा है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो राजस्थान की सत्ता आएगी। दोनों एक है, कांग्रेस के प्रति समर्पित है, और दोनों ही ये चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आए। चेहरा कौन होगा? चेहरा दोनों ही चेहरे हैं हमारे, एक यंग है और एक अनुभव है। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। वो हाईकमान तय करेंगे। दिल्ली से तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। राजस्थान में तो एक कहावत है कि जो होगा वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही करेंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस, कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अशोक गहलोत मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत, और सचिन पायलट भी कांग्रेस का ही अंग है, हिस्सा है। तो हम सब एक हैं, कहीं कोई परेशानियां है ही नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल,
2028 का चुनाव आने वाला है। अब 2 साल बचे हैं जब सरकार तमाम योजनाएं लेके आएंगी, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, खूब सारी चीज़ें होंगी, खूब उपहार पब्लिक को भेंट किए जाएंगे। बिहार में जिस तरह से उन्होंने किया है उसका सामना, और 2028 में मनीषा पवार वापस सभी वर्गों को लेके जोधपुर विधानसभा सीट, शहर सीट जो है उस पर कब्जा करेगी। बिल्कुल, हम तो यही कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार अभी भी हम जनता के साथ रहते हैं, जनता की परेशानियों के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, आने वाले समय में जो वादे 2018 से पहले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किए थे वो पूरे हुए, और अब भी हम जो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। और जनता 2.5 साल में भी नहीं हुआ है, 2 साल होने जा रहे हैं, जनता तंग आ गई है। हम चिरंजीवी की बात करें, खत्म सा हो गया है। मुफ्त दवा योजना खत्म सी हो गई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल आप हटा रहे हैं। हॉस्पिटलों का मामला बड़ा गंभीर है, कहीं उनको दवा नहीं मिल रही है, उपचार नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था लचीली है, नगर निगम की हालतें खराब है, सफाई व्यवस्था नहीं है। तो कहां हम सटीक इस भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं? कौन सी ऐसी योजना लाए राजस्थान सरकार के लिए? केवल नाम बदलने से योजनाएं नहीं बनती है। योजना बनाने के लिए लोगों के सुख दुख को समझना पड़ता है, उनके यहाँ जाना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। ये बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। केवल सत्ता में आने के लिए धर्म, गलत मिथ्या प्रचार और केवल लोगों के दिलों से खेलने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और बेचारे लोग इनके भावुकता में आ जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि आज जो अशोक गहलोत ने घर दिया था, पट्टे दिए थे, आज वो भी उनके घर के पट्टे, जो कहते हैं ना घर तब होता है जब पट्टा मिलता है, वो भी नहीं बन पा रहा है। तो कैंप कह रहे हैं असफल हो रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से आप 2028 में मनीषा पवार वापस विधायक बनेगी। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद साथ है, जनता का आशीर्वाद साथ है, पिता राम सिंह जी आर्य का आशीर्वाद पूरा का पूरा हमारे साथ है। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर इस बार अवसर मिलता है तो पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये थी मनीषा पवार जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से तमाम अफवाहों पे अपने जवाब दिए। जो गलतफहमियां हर वर्ग को थी कि मनीषा जी ने ये कर लिया, मनीषा ने ये वो कर लिया, इन्होंने तमाम बातों के जवाब दिए। वापस विधायक बनेंगी, कार्यकर्ताओं का साथ होगा और निश्चित रूप से राजस्थान में 2028 में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये इनका कहना है। तो फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर एक नए मेहमान के साथ शामिल होंगे। नमस्कार।